हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। आज अगर हम पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं बजट के ऊपर। मैं सोच रहा था बजट को लेके एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वो वीडियो बन जाएगा। बट अभी थोड़ी सी बात करते हैं बजट को लेके। बजट अच्छा है, बुरा है, कैसा है? मतलब अगर एक सैलरीड पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक कॉर्पोरेट के हिसाब से देखा जाए तो मिक्स्ड है, मॉडरेट है, ना उतना अच्छा है ना बुरा है। अगर सेक्टोरियल देखा जाए तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिफेंस सेक्टर में इस साल बजट एलोकेशन थोड़ा और होगा, पीएसयू में होगा। ऑल्दो आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ इंजेक्ट किए हुए हैं बैंक्स वगैरह में, पीएसयू बैंक्स एंड ऑल दैट। बट सेक्टर स्पेसिफिक देखें ना तो कुछ है। मतलब सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता था बजट को लेके। बट ऑल्दो ठीक है जैसा भी है। तो अभी अगर हम थोड़ी निफ्टी की बात करते हैं, फिर उसके बाद से बैंक निफ्टी एंड ऑल कुछ स्टॉक्स पे, फिर उसके बाद से थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो अभी हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कैंडल्स। और डेली टाइम फ्रेम में 22,800 तक आया था, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल है। ये रिवर्सल सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा। बट अभी देखें तो निफ्टी में रिवर्सल पहले भी आ चुका है। यहाँ पे भी एक रिवर्सल था, फिर नीचे आ गई थी मार्केट। यहाँ पे भी छोटा सा एक रिवर्सल था। अभी यहाँ पे भी 23,800 से एक रिवर्सल है, 23,600 के आसपास। तो क्या ये रिवर्सल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? इसके पीछे दो तीन रीजंस हो सकते हैं। पहला तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ते जा रहा है। और जैसे ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाने स्टार्ट किए हैं, तो उससे देख के लगता नहीं है कि हमारा जो डेफिसिट है वो रुकने वाला है। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे सपोज़ यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो चाइना भी तो लगाएगा, मैक्सिको भी लगाएगा, कनाडा भी लगाएगा। अगर यूएसए इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ लगाता है तो इंडिया भी टैरिफ लगाएगा, लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो अभी हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे 23,600 अभी हाल फिलहाल गया था। 22,800 का एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। बट अभी हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो हमें दिखेगा कि रैली जो है 22,000 से स्टार्ट हुई थी, और 22,000 से 23,600, आई मीन 26,300, और फिर 22,800। तो अभी ये रैली एक पुल रिवर्सल है या फिर ये रिवर्स होकर फिर नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी इसके पहले हो चुका है, यहाँ पे भी कुछ टाइम के लिए हुआ था, और अभी सेम है। तो अगर ये 22,800 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे 22,000, जो कि बहुत टाइम से आप आई एम श्योर सुन रहे हैं, यहाँ पे भी, मेरे चैनल पे भी और अदर चैनल्स पे भी, तो ये एक जोन है। तो ये जो रिवर्सल है ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये इस वीक में ही पता चल जाएगा। अगर इस ये जो रिवर्सल है अगर सस्टेन नहीं करता है, 22,800 के नीचे आती है मार्केट, तो फिर डीप करेक्शन और हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो फिर 22,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर और डीप करेक्शन हुआ तो हो सकता है कि ये जो लेवल है 21,000 से 21,200, 21,300 तक का लेवल भी हमें देखने को मिल जाए। बट होप यही करेंगे कि 22,000 तक से मार्केट फिर रिवर्सल ले ले, या फिर यहाँ से भी रिवर्सल लेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। कौन चाहता है कि मार्केट गिरे? कोई नहीं चाहता। तो बट थ्योरीज यही हैं। अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल भी नेगेटिव है जब तक ये 24,000 या 23,800 के ऊपर नहीं जाता है। अगर 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है फरवरी का कैंडल, मंथली कैंडल, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। 24,000, 24,200 या फिर 24,400 भी पे भी क्लोज होता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से फिर रिवर्सल आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इस जोन पे क्लोज होता है तब तो अच्छी बात है, रिवर्सल आएगा, फिर मार्केट कवर करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इसके नीचे क्लोज होता है कहीं पे भी 22,800, 22,500, तब थोड़ा मतलब चिंता की विषय बन जाएगी कि मतलब कहाँ तक जाएगा। तो अभी के लिए हम बस यही कह सकते हैं कि मार्केट 22 जहाँ पे खड़ा है 22,400 उसके नीचे ना आए, 22,800, 22,600 के आसपास क्लोजिंग हो जाए। इवन अगर मंथली कैंडल में है तो 24,000 के आसपास क्लोजिंग दे दे तो बहुत अच्छी
बात होगी आने वाले टाइम में। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी मंथली कैंडल पे नेगेटिव ही है, और मंथली कैंडल पे अगर देखें तो ये ज़्यादा कंपेयर टू निफ्टी ये ज़्यादा मतलब नेगेटिव दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पिछला जो इसका लो था 48,000 का, उसके 1500 पॉइंट ऊपर है, बट निफ्टी क्या है कि निफ्टी अपने लो के ही आसपास है। ठीक है, तो अगर हम डेली कैंडल्स में देखते हैं बैंक निफ्टी, तो डेली कैंडल्स में हमें दिखेगा कि एक रिवर्सल आ चुका है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन चुका है, मतलब यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ बॉटम बनाने की तैयारी चल चुकी है। यहाँ से नीचे आता फिर, तो चांसेस हैं कि यहाँ से, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये जो लेवल है 49,500 उसी के आसपास है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार 50,000 59 51,000 के आसपास ये बैंक निफ्टी आए। अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है इसका 1630 के आसपास, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाने की रेडी है। अगर हम 1700 का लेवल देखें तो 3 दिन से यहीं पे अटका पड़ा है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1750 60 और 1800 तक का जा सकता है। तो 1760 से लेके 1800 तक का एक लेवल है एच डी एफ सी बैंक में, बट देखना होगा कि ये कब तक इस टारगेट को टच करता है, या फिर ये 1625 के लेवल को ब्रेक करता है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे एच डी एफ सी बैंक के, 17,000 करोड़ का प्रॉफिट इनका आया था। अभी जितने भी सेक्टर्स देखें या फिर स्टॉक्स देखें, सबके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। नेस्ले का रिजल्ट अच्छा था, सन फार्मा का अच्छा था, बजाज फाइनेंस का अच्छा था, एनबीएफसी के सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट उनमें एक इशू है कि उनका जो एनपीए है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मतलब इंडिया का और यूएस का जो फिजिकल डेफिशिएट है वो कितना है। तो तो द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि चाइना के साथ जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट है वो $85 बिलियन का है, रसिया के साथ 57 बिलियन का, इवन कोरिया के साथ हमारा $15 बिलियन के आसपास है, हांगकांग के साथ हमारा $12 बिलियन के आसपास है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के साथ भी हमारा ऑलमोस्ट $85 बिलियन के आसपास है। ये 23-24 के आसपास के रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी जो फिजिकल डेफिसिट 24-25 का है वो और बढ़ने ही वाला है। अभी जो इंडिया की जीडीपी है वो 6.3 से 6.8 रहने वाली है 2025-2026 में। अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो वो भी बढ़े हैं लास्ट। तो अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो वो भी 23.85 हुआ है, जो कि 2018 में 18-19 में सबसे हाईएस्ट था। लास्ट अगर 6 ईयर की बात करें तो मारुति डिज़ायर जो थी वो मतलब बेस्ट सेलिंग कार हुआ करती थी 2018 में, बट अभी 2024 में टाटा पंच है। टाटा पंच ने अकेले 2,02,000 यूनिट सेल किए हैं। उसके बाद से मारुति का वैगनार है जो कि मतलब ऑल टाइम लेजेंड है, अर्टिगा है, मारुति ब्रेज़ा, क्रेटा, स्विफ्ट, बलेनो, तो ये सारी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो। तो ओवरऑल अगर सेल्स देखा जाए तो सेल्स बढ़ा है पिछले साल से भी, बट जो पीक था ना वो 2018 का था। अगर हम टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट में 2023 में 12 लाख यूनिट्स के आसपास सेल हुई थी। इस साल 11 लाख यूनिट्स ही सेल हुई हैं। तो ये शो करता है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। यही रीज़न है कि इस बजट में टैक्स को इतना बढ़ाया गया, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख तक नील किया गया, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है वो रुक गई है, वो स्लो हो गई है, उसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। अभी अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी 2023 में 90,000 यूनिट सोल्ड हुई थी। इस बार 1,06,000 यूनिट सोल्ड हुई हैं 2024 में।
तो ठीक है, डिसेंट अमाउंट है, मतलब डिसेंट ही है। बट वो 2022 में 47,000 थी, 47,000 से 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गई, और अभी एक सिमिलर ग्रोथ दिख रहा है। अगर ब्रांड देखें तो टाटा, एमसी महिंद्रा सब अभी आ गए हैं, सबका ग्रोथ अच्छा है। अगर हम अपकमिंग ईवी व्हीकल्स की बात करें तो महिंद्रा की हैरियर आने वाली है, उसके बाद से hyundai क्रेटा, टाटा सिएरा ईवी में आने वाली है। तो बहुत सारी जो ईवी सेगमेंट में है वो लाइनअप है। तो 2025 में इनके सेल्स और बढ़ने ही वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।